अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के गेट पर खुदकुश हमला, 31 अफराद शहीद, 160 से ज़ायद जख्मी। खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितनतुल ख्वारिज से था, पुलिस ज़राए। तहरीक इंसाफ ने बानी की सेहत और मेडिकल रिपोर्ट ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याददाश्त पेश कर दी। बानी के ज़ाती डॉक्टर को मिलने दिया जाए, बैरिस्टर गोहर। 2-4 अफराद हिम्मत करके बानी पीटीआई को जाकर बताएं कि लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही और पार्टी नीचे चली गई है। शेर अफजल मरवत का पुराने दोस्तों को मशवरा। बसंत के साथ T20 वर्ल्ड कप का सीजन भी ऑन। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच कल सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान और नीदरलैंड के मबैन कोलंबो में खेला जाएगा। और पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी मुश्किल में, बीसीसीआई बैकफुट पर। श्रीलंका की पीसीबी से बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी करने की दरख्वास्त। आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें तरलाई के मुकाम पर इमाम बारगाह में खुदकुश हमला हुआ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने धमाके में अब तक 31 अफराद के शहीद होने और 160 से जायद के जख्मी होने की तस्दीक की है, जबकि धमाके के बाद वफाकी दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पिम्स हॉस्पिटल में जख्मियों को रखने की गुंजाइश खत्म होने के बायस जख्मियों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दीगर हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। पुलिस राय के मुताबिक खुदकुश हमलावर को गेट पर रोका गया तो इसने खुद को बारूदी मवाद से उड़ा लिया। धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे और बम डिस्पोजल स्क्वाड जय वकुआ पर पहुंच गए। जराये के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनतुल ख्वारिज से था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका जुमे की नमाज में दूसरी रकत के दौरान उस वक्त हुआ जब नमाजी सजदे में थे। जराये का यह भी दावा है कि हमलावर ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। खुदकुश हमलावर ने इसी दौरान खुद को मरकजी दरवाजे पर उड़ा लिया। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक हमले में उनके कजन का बेटा भी शहीद हुआ, जो नमाज पढ़ने के लिए 3 मंजिला इमारत में मौजूद था। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद धमाके में गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद रंज का इजहार किया और कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया गया इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। आगे बढ़ते हैं और सियासत पर बात करें, जहां बानी पीटीआई की सेहत और मेडिकल रिपोर्ट ना मिलने से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द ने आज सुप्रीम कोर्ट में याददाश्त पेश की, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट फ्राहम करने, मुलाकातों की इजाजत और जाती मॉलेज को रिसाई देने का मुतालबा किया गया है। इस मौका पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था कि हफ्ते को हमें कहा गया था कि 1 घंटे में आपको मेडिकल रिपोर्ट मुहैया की जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। पिछले हफ्ते भी आए थे, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने यकीन दिलाया था कि खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट खानदान को 1 घंटे में मिल जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने मेरे सामने उनसे ये वादा किया और फिर ये नहीं हुआ। आज 1 हफ्ते बाद हम फिर आए हैं याददाश्त देकर। उधर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी की मेडिकल रिपोर्ट रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दी, जिसमें बताया गया है कि बानी और इनकी अहलिया को जेल रूल्स के मुताबिक मेडिकल की तमाम सहूलियत दी जा रही हैं। दूसरी तरफ सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के बाद हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में कुर्बतें बढ़ रही हैं। पीर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाकर मुलाकात करने का अहम बयान दिया। अगर ऐसा होता तो कौमी तारीख में यह शायद पहली बार होगा कि अपोजिशन लीडर के मनसब संभालने पर वज़ीर-ए-आज़म मुबारकबाद देने के लिए उनके चैम्बर में गए हों। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक की है कि मुलाकात होगी, लेकिन दिन और वक्त का तयन अभी नहीं किया गया। ये मुलाकात जो है ये तो बिल्कुल मोस्ट लाइकली जो है होगी, और इसका दिन या टाइम या जगह के मुतल्लक तो खैर अभी कोई बात हतमी तौर पे तय नहीं हुई, लेकिन ये तय है कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब के महमूद खान अचकजई साहब के साथ कोई तकरीबन पिछले 30-35 साल से तल्लुकात हैं। ये पेशरफ्त भी ऐसे मौके पर आई है जब अपोजिशन लीडर ने बानी की सेहत से मुतल्लिक चंद रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा था। उधर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की सरबराही में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जामिया पॉलिसी पर इत्तफाक किया गया और इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस मामले पर तमाम सियासी जमातें, अवामी नुमाइंदे, मौज़ज़ीन और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मुशावरत, बाहमी ताउन और हम आहंगी जरूरी है। हुकूमत और अपोजिशन एक तरफ करीब आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खलीज बढ़ती जा रही है और इसमें ताज़ा तरीन इजाफा सेनेटर मिशाल यूसुफजई का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने अलीमा खान को मीडिया पर सियासत से मुतालिक बात करने से मना कर रखा है। इस पर पीटीआई की क़यादत और इनके खिलाफ हो गई और शो कॉज नोटिस जारी करने की बात करने लगे।
पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, यहां तक कह दिया कि बानी की फैमिली पर तनकीद करने वाले अरकान पार्टी में कोई जगह नहीं रखते। मैं सबको एक चीज बता दूं कि खान साहब की इस बहनों पे और खान साहब की फैमिली पे अगर कोई जुमले कसेगा तो उसमें पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं सबसे एक दरख्वास्त आखिर में करता हूँ कि पूरे मुल्क में आपको जुमले कसने के लिए कोई और नहीं मिला सिवाय उनके खानदान के। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, इनफ इज इनफ, अपने हॉर्सेस होल्ड कर ले। अगर कोई खान साहब की फैमिली पे जुमले कसेगा तो पार्टी में वो नहीं। और इसके अलावा एक खबर के मुताबिक पीटीआई और अपोजिशन जमातों के पार्लियामानी इजलास में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी ने पार्टी अरकान पर नाराजगी का इजहार किया है। और एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ पीटीआई का सोशल मीडिया हमारी तजलील करता है, हमें अपनी बसात और सूबे के हालात के मुताबिक काम करना होगा। पीटीआई में इस अंदरूनी इख्तलाफात को देखते हुए शेर अफजल मरवत ने मशवरा दिया है कि 2-4 अफराद हिम्मत करें और बानी पीटीआई को जाकर बताएं कि लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही और पार्टी नीचे जा रही है। मेरा ख्याल है 8 फरवरी तक कोई मुलाकात का इम्कान नहीं। और अभी भी मेरी पीटीआई की सीनियर क़यादत से बातचीत हुई। मैं इनको बता रहा हूँ कि कम से कम कोई लोग हिम्मत करके खान को बता दें कि आपकी पार्टी जो है वो फॉल कर रही है, डाउनवर्ड है और 1.5 साल में नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है पार्टी का। सोचो कहाँ पे थी पार्टी, कहाँ पे पहुँच रही है। आपस की लड़ाइयों और झगड़ों ने ये हशर कर दिया है। दूसरी जानिब पीटीआई की मुश्तरका पार्लियामानी इजलास के एलामिया में 8 फरवरी को पुरअमन एहतजाज और मगरिब के बाद मशल बरदार रैलियां निकालने का कहा गया है। लेकिन यह भी इत्तलात हैं कि सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एहतजाज का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है। 11 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने मुतालबात के हक में पिशावर में धरना देने का ऐलान भी कर रखा है, जिसमें यूयूआई फे भी शिरकत करने का कह रही है। सियासत से बसंत की तरफ आएँ तो लाहौर में तकरीबन 20 साल बाद सहरोज़ा बसंत त्यौहार शुरू हो गया है, जिसमें मर्द और ख़वातीन खासकर नौजवानों और जेनजी का जोशो खरोश दीदनी है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर चुका है, जबकि ज़मीन पर इस बसंत को महफूज बनाने के लिए हुकूमत ने सख्त इक़दाम कर रखे हैं, जिसमें मोटरसाइकिलों पर हिफाजती रॉड लगाने के लिए उन्हें ज़रूरी करार दिया गया और इसके अलावा दहाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। बगैर QR कोड वाली डोर और पतंगों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, जबकि शहर में लाने की सूरत में इसे जब्त कर लिया जाएगा। महकमा दाखिला के सिक्योरिटी गाइडलाइंस के मुताबिक बसंत के मौका पर हवाई फायरिंग करने, असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी और खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि बसंत को सबके लिए महफूज बनाएंगे और SOPs पर अमल किया जाएगा। और इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी लाहौर में बसंत मनाने की दावत दी है। खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने अंदरून शहर में बसंत मनाने का प्रोग्राम बना रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बसंत के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। बसंत के साथ क्रिकेट का सीजन भी ऑन होने वाला है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ज़रिए एहतमाम T20 वर्ल्ड कप से भारत और श्रीलंका कल से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान अपना पहला मैच कल कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। और इसके साथ साथ श्रीलंका ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो वर्ल्ड कप में भारत के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी करे। इस हवाले से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने PCB को बाज़ाब्ता खत लिखा है कि 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल इस हाई प्रोफाइल मैच की मनसूखी से श्रीलंकन क्रिकेट को भारी नुकसान पहुंचने का खदशा है, जिसमें मुतवक्को सियाहती आमदन में भी कमी होगी। शायकीन ने होटल्स की बुकिंग तक मनसूख कर दी है। उधर कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने बांग्लादेश की टीम के वर्ल्ड कप में ना होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो हुकूमत के फैसले का एहतराम करें और जो भी फैसला होगा इसी के मुताबिक अमल करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के श्रीलंका जाने और भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध को काबीना इजलास में करते हुए कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, क्रिकेट के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के फैसले को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने सराहा और मशीर खेल डॉक्टर आसिफ ने भी फेसबुक पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जबकि इंग्लिश टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने पाकिस्तान के फैसले को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खड़े होकर बहुत अच्छा किया। ICC ने दोहरा मयार अपना रखा है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तान के भारत के खिलाफ बाइकआउट ने
क्रिकेट की तजारती ज़रूरियात और सियासी हकीकत के दरमियान बढ़ती खलीज को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान और भारत का मैच आईसीसी के $3 अरब के मीडिया राइट्स के मुआहदे की एक कलीदी हिस्सा है और इसीलिए हर टूर्नामेंट में दोनों टीमों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया जाता है, चाहे इसका खेल के मुनसिफाना उसूलों से कोई ताल्लुक हो या ना हो। आईसीसी के साबिक सरबरा के मुताबिक जब आईसीसी किसी आलमी इवेंट की मंसूबाबंदी करता है तो वो रैंकिंग और किसी खेल से मुताल्लिक अंसर को नहीं देखती, सिर्फ असल ये यकीनी बनाती है कि भारत और पाकिस्तान कम से कम एक बार जरूर खेले। जबकि बीबीसी उर्दू से बात करते हुए साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना था यही मैच आईसीसी के लिए सबसे बड़ी माली अहमियत रखता है। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलता तो सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को होगा। उनका कहना था कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने नाइंसाफी की है, लेकिन अब भी इम्कान मौजूद है कि गवर्निंग बॉडी अपनी समझ बूझ को सूरत हाल को दुरुस्त तरीके से हल करने के लिए इस्तेमाल करे। मसला कायदो ज़ाबित से ज्यादा आलमी क्रिकेट में ताकत के अदम तवाजुन और इंडियन बोर्ड की अना का है। यही चीज आईसीसी के फैसले में रुकावट बनती है, खास तौर पर जब बात बांग्लादेश की हो। माजी पर नजर डालें तो भारत ही क्रिकेट में सियासत को लाया और आईसीसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। वो खा भारत का 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान आने से इनकार हो, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय अंपायर्स और कमेंटेटर को पाकिस्तान ना भेजने का फैसला हो, या फिर गुज़श्ता साल के ही एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ ना मिलाने का फैसला हो, या फिर इवेंट जीतने के बाद ट्रॉफी ना लेने का फैसला हो। इंडिया ने हर जगह क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया और इसे जानबूझकर सियासत की नजर किया। इसी हवाले से बात करने के लिए मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, मशीर खजाना केपी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुजम्मिल भाई बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। एक तो आज नाखुशगवार वाक़या पेश आया इमाम बारगाह में इस्लामाबाद में, 31 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और ज़ख्मियों की जो तादाद है वो 160 अभी तक बताई जा रही है। दूसरा पॉलिटिकली मामला तो स्टक हैं उसी तरह जैसे एपेक्स कमेटी में डिसाइड हुआ, फिर उसकी प्रेस रिलीज भी आई, एक्स पर भी बयान आए, डिस्कशन भी हुआ, बात थोड़ी आगे बढ़ी, रवैयों में भी कुछ बेहतरी आई। अभी आप क्या समझ रहे हैं, क्या हालात हैं और पॉलिटिकली टेम्परेचर कम नॉर्मलाइज करके इस फितनतुल ख्वारिज वाले इशू को बहुत अच्छे से देखने की भी ज़रूरत है और इसको जड़ से उखेड़ने की भी ज़रूरत है। आप इस पे क्या मजीद गाइड कर सकते हैं मुजम्मिल भाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फहद भाई, आप ठीक हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये जो आज का जो नाखुशगवार वाकया और दिलखराश वाकया जो इस्लामाबाद में पेश आया है, इस गम में पूरी कौम के साथ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से शरीक हूँ। और हमसे बेहतर ये जो है कोई नहीं समझ सकता ये जो खुदकश धमाके और टेररिज्म है। और इसी सिलसिले में जब वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई थी मंगल वाले दिन जी, तो उसमें यही नुक्ता रखा गया था, बल्कि पीर वाले दिन। एक तो माली मसाइल खैबर पख्तूनख्वा के और दूसरे दहशतगर्दी के नासूर को किस तरीके से निपटा जाए और सिक्योरिटी। वहाँ पे वजीर आजम साहब से जो है हमने सीएम साहब ने गोश गुजार भी किया था कि अगर आज पूरे मुल्क में जो है लोग सुकून से रह रहे हैं तो उसकी एक वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वहाँ पे पाक फौज, वहाँ की पुलिस और अवाम, वो जो है एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी को जो है उसका सामना कर रही है और उससे लड़ रही है। तो ये बात उस दिन हुई थी और आज ये वाकया हुआ, तो मुझे वो बात याद आई उस वक्त। और ये कहा गया था, हमने उस मीटिंग में ये कहा था कि इसमें बहुत जरूरी है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जंग ना समझी जाए ये दहशतगर्दी, ये पूरे पाकिस्तान की है। अगर यहाँ पे हमसे कोई भी मतलब गलती होती है तो ये किसी वक्त भी पूरे पाकिस्तान में जा सकती है। तो उसमें वजीर आजम साहब ने बोला कि जी 2000 आज से 7-8 साल पहले इसी तरीके से पंजाब में रोजाना के 2-2, 3-3 धमाके होते थे। तो उन्होंने सीटीडी बनाई थी और सीटीडी से जो है टेररिज्म का खात्मा किया था। तो उसमें वजीर आला साहब ने बात कही कि सर खैबर पख्तूनख्वा एक बॉर्डर के साथ लगती है और अंदरूनी दहशतगर्दी का मसला नहीं है, वहाँ से बैरूनी दहशतगर्दी जो वहाँ से ख्वारिज, जैसे अभी आपने भी खुद फरमाया, तो ये चीजें हैं और ये इसके लिए हमें बहुत ही मुनज़्ज़म और मिल के चलना पड़ेगा। तो जिस पे इत्तेफाक भी हुआ और उस पे फिर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात भी हुई और फिर वो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का आपने नतीजा देखा कि बुध वाले दिन जो है उसके 24 घंटे के अंदर 48 घंटे में जो है
एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई जो तात्तुल का शिकार थी तकरीबन 4 माह से, और उसमें भी काफी जिसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और जो है मामलात डिस्कस हुए, डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से इस नासूर से लड़ना है, कोलेटरल डैमेज ना हो, आवाम जो है उससे मुतासिर ना हो, और जो मुतासिर हो रही है उसके लिए क्या इकदाम करने होंगे, ऑपरेशन के साथ साथ इकदाम क्या करने होंगे, लोगों को सहूलियात कैसे देनी होगी, उस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक और आज़म का भी इजहार किया कि जो खर्चात हैं हम अभी तक उठा रहे हैं और देते भी रहेंगे। और मैंने खुद बजाते खुद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि हम इसमें वहाँ पे कंपनसेशन दे चुके हुए हैं, तो आगे मजीद बढ़ेगा मामला। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप एहसन इकबाल साहब और उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इनके साथ डिस्कस करें। ठीक। तो एक चीज अच्छी हुई कि जो बजट में जो हमारे लिए पैसे रखे गए थे उसकी यकीन दहानी कराएगी कि वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो इजाफी जो खर्च हो रहा है उस पर कोई यकीन दहानी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने ये कहा कि ये मसला पूरे पाकिस्तान का है, और अगर यहाँ पे हमने अगर उसको रोक लिया, जैसे एक कैंसर की बात होती है ना, स्टेज 1 पे रोक ले तो वो पूरे जिस्म में नहीं फैलता, और अगर स्टेज 1 से स्टेज 2 और स्टेज 3 का इंतजार किया तो स्टेज 4 में तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये वाली चीज है, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे और खैबर पख्तूनख्वा से इसको जो है ना उखाड़ के वापस जहाँ से आ रही है उधर भेजेंगे, बाकी मुल्क की अच्छा, तरफ दूसरा नहीं जाने देंगे। मुजम्मिल असलम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई पॉलिटिकल डिस्कशन भी और बानी पीटीआई से मुतल्लिक भी कोई डिस्कशन हुआ जी? उसमें कोई आप बता सकें अगर? देखिए एज सच जिसे कहते हैं कि बहुत ही उसको कोशिश की गई कि मीटिंग को फोकस रखा जाए, क्योंकि दोनों साइड प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमें और आप अपनी सियासत जारी रखनी चाहिए, लेकिन नेशनल इश्यूज में हम कोऑर्डिनेट कर लें बेशक, और उससे ये होगा कि ये जो है फासला कम होगा, गलत फहमियाँ कम होंगी, और उससे दूसरे मसाइल भी जो हैं फिर हल हो सकते हैं। तो वो जब दूसरे मसाइल की तरफ बात की हो तो उन्होंने तो मैं ये समझता हूँ मेरी दानिश में कि वो यही वाली बात कर रहे होंगे। और दूसरा, इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सर पेश तो कर दी गई, लेकिन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी याददाश्त शेयर की, वहाँ भी गए आज, खोसा साहब भी थे, गोहर साहब भी थे वहाँ। तो इस पे क्या अपडेट है आप तक? क्या आपके साथ डिस्कशन हुई? इंसदाद दहशतगर्दी तो रिपोर्ट चले गई? नहीं सर, वहाँ पे ये वाला मेडिकल वाला मसला तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मैं सफर में था तो मैंने अभी देखी है कि वो 3 लाइनों की जी एज नीडेड करके जो है वो बात की गई, तो निहायत ही नामुनासिब है। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान इसको कह लें, सबसे कद काट में, और अगर आप इस तरीके से कैजुअली जवाब देंगे तो फिर आम आवाम और मेरी और आपकी तो फिर कोई गिनती नहीं है ना। तो और दुनिया देखें, बात ये है कि दुनिया बड़ी हर चीज की डिटेलिंग में जाती है। जिस तरीके के ये रिस्पॉन्स और ये चीजें आ रही हैं, अब आप देख लें अमेरिका ने अभी आपको जो है ना वो कैटेगरी 3 में डाल दिया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मामले में। इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, कभी आप इधर इल्जाम लगाते हैं, कभी आप उधर इल्जाम लगाते हैं। क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं लगा आती कि यहाँ पे जो है ना रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल जिसे कहते हैं जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम का और रियासत का, उसकी पासदारी नहीं हो रही। तो ये वजह है, वरना पाकिस्तान में तो बहुत रिटर्न्स हैं। अच्छा, आखिरी बात जो मुजम्मिल साहब, आखिरी बात 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर पार्टी के अंदर जारी बात है, डिस्कशन जब होता है तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ भी आते हैं, तो उसमें फोकस है, कुछ करने जा रहे हैं, कुछ है प्लान या क्या है प्लान 8 फरवरी का? देखिए मैं तो इतना हमारी जो सियासी सरगर्मियां हैं उसमें मेरा वो नहीं है इतनी ये कह लें कि मालूमात, लेकिन जो कल केपी हाउस इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है, तो लाजमी सी बात है कि 8 फरवरी की कोई स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी इंशाल्लाह आपके सामने आएगी, और उससे बाकायदा हुकूमत और काफी जो लोग हैं उससे लेके परेशानी भी है। ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में परेशानी नहीं है उसकी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब जी, मशीर ख़जाना केपी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इसी हवाले से बात करने के लिए सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने के लिए। आज जो नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, धमाका भी हुआ, आप नहीं समझते कि फौरी तौर पर सारी पार्टीज़ जो हैं उन्हें कट करके, जैसे एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, अब भी ये वो आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि हमें जी हमारी रिपोर्ट तो कम अज़ कम दे दें। आप जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ लेके आएंगे, जितनी अपोजिशन आपके साथ ऑन बोर्ड होगी, आप इस जंग के साथ बहुत बेहतर तरीके से नबर्द आजमा भी हो सकेंगे और फोकस भी गवर्नमेंट का सही रहेगा, और सारे जो वसाइल हैं वो भी उधर ही लगेंगे जहाँ लगने चाहिए, जारी बात है। तो इस पे गाइड कीजिए, इसको लेकर कितनी संजीदगी है गवर्नमेंट के एंड पर? देखिए, गवर्नमेंट की संजीदगी आप इस लिहाज से अंदाजा कर सकते हैं ना कि इनकी डिमांड थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों हाउसेज में लगाया जाए, वो हमने लगा दिया है। इनकी जो डिमांड थी, इसके अलावा सूबे के मामलात से रिलेटेड, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो लेकिन ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है जो पीटीआई के पास है। जब एक काम हो जाता है तो फिर वो दूसरी ले आते हैं, दूसरा हो जाता है तो तीसरी ले आते हैं, और ये वन साइडेड मामलात को वो चलाना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि उनको अपने कंडक्ट को रिव्यू करना चाहिए और एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। बानी की रिपोर्ट के लिए पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया। एक तरफ तो एपेक्स कमेटी हुई, उसमें बड़ी कुर्बत भी आई, डिस्कशन में नॉर्मलाइजेशन भी हुई, ये भी तय हुआ कि भाई मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसका कला कमा किया जाए और फितनतुल खवारिज जो है उसे जड़ से उखेड़ दिया जाए। और दूसरी तरफ वो बेचारे दर दर जा रहे हैं अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, अपनी रिपोर्ट तक लेने के लिए। तो क्यों सर इस तरह के मामला आ रहे हैं? और इसमें कोई अपडेट आपके एंड पे, कोई ऐसी बात जो बताए कि भाई पीटीआई के साथ ये सलूक आने वाले दिनों में रवा नहीं रखा जाएगा? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड थी कि उनका लीडर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में और सेनेट में उनको अपॉइंट किया जाए, हमने उसके अंदर उनकी बात मानी और वो अपॉइंटमेंट्स आपके सामने है कि हो गई हैं। और हमने पूरी कोशिश की कि एक अच्छा माहौल पैदा किया जा सके। इसमें वज़ीर आज़म साहब ने भी स्टेटमेंट दी है। अब जहाँ तक उनके इलाज की बात है, वो उनको ज़रूर पिम्स लाया गया था और वहाँ पे उनका इलाज हुआ और वो अब ठीक है। और मुझे इसके अंदर मज़ीद मतलब कि इसको मेरा ख्याल है कि इशू बनाना गैर मुनासिब बात होगी। अगर कोई इशू होता तो ज़ाहिर है हमें भी उनकी हेल्थ की काफ़ी परवाह है। ऐसी बात नहीं है कि हमें उनकी हेल्थ की परवाह नहीं है, इसलिए हम उनको जो है वो पिम्स अफनान भाई, कैसी आपको परवाह है? अहले खाना को आप बताते नहीं है, छुप के ले जाते हैं पिम्स, और वहां से मीडिया रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये वाकया हो गया। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने खुद अलाउ किया था, इमरान खान साहब ने, कि वो चाहते हैं कि उनको ले जाया जाए हॉस्पिटल, और वहाँ पे उनको लेके जाया गया है और उनका वहाँ पे इलाज हुआ है और वो अब ठीक है और बेहतर फील कर रहे हैं। और अब इसके ऊपर सियासत करना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है। मुल्क में और बड़े मसाइल हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। हर चीज़ को पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब से जो मुंसलिक होता है वो होती है, उसको ये इशू बनाते हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। उनकी तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनकी तबीयत ठीक रहेगी। अब देखिए ना, जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। अब वो रिपोर्ट अहले खाना को नहीं दी जाती, वो रिपोर्ट पार्टी को नहीं दी जाती, तो इशू तो फिर गवर्नमेंट के एंड से बन रहा है बेसिकली। नहीं, हमारे एंड से नहीं बन रहा। मैं उसकी आपको वजह आपको बता देता हूँ कि क्या है। जी प्लीज। देखिए, बात यह है कि जब ये कोर्ट ने फैसला किया था कि आप इनकी मुलाकातें अलाउ करें, आप इनकी सारे के सारे मामला अलाउ करें, तो उस फैसले के दो हिस्से थे। एक हिस्सा ये था कि आप इनकी मुलाकातें और बाकी तमाम चीज़ें अलाउ करें, और दूसरा हिस्सा ये था कि ये सियासी बयानात नहीं देंगे, ये सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जेल में है, एक कैदी है और उनके ऊपर एक कन्विक्शन है। और ये इस चीज़ का दर्ज पीटीआई खुद हमें दिया करती थी जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने झूठी कन्विक्शन की थी पनामा में, और उसके बाद जो दीगर केसेस थे उनमें। तो आज जब हम इनसे ये कह रहे हैं कि भाई अदालत का ऑर्डर आप पूरा तस्लीम करेंगे ना, या आप अदालत का वो वाला ऑर्डर, ये वही वाली बात है कि आप वो वाला ऑर्डर को तो कोर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपका फ़ायदा है, मगर जिस चीज़ के अंदर आपका फ़ायदा नहीं है या आप उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे, आप उसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं। तो ये अगर मसाइल पैदा ही ना हो, अगर ये जब उन वहाँ से कोई निकल के आता है, अब आप देखें जो भी कोई मिल के आता है वहाँ से आके एक ट्वीट कर देता है, और वो ट्वीट जो है उसका हकीकत से ताल्लुक अक्सर औकात नहीं होता, बल्कि उस ट्वीट का ऑब्जेक्टिव जो है वो हुकूमत को नुकसान पहुँचाना होता है। तो ये तमाम चीज़ें भी मेरा ख्याल है पीटीआई को खुद देखनी चाहिए
इनकी फैमिली के साथ मुलाकातें हो रही हैं, और भी जगहों पे जो है वो जो बाकी मामलात हैं वो भी इनके चल रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं अफनान और भाई, आपको ट्वीट से क्या खौफ हो सकता है? आप अपनी मर्जी की तरमीम की हैं, अपनी मर्जी से आपने सारा कुछ किया है, हर चीज आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही है, आपके स्क्रिप्ट में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा किरदार नहीं जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, तो एक ट्वीट का क्या उसमें लेना देना हो सकता है? ट्वीट से क्या होगा? आप तो नहीं, अपने बात डिजाइन ये के है कि मुताबिक क्या जा रहे हैं ना। आप फिर बाकी सारे जो कैदी हैं पाकिस्तान में, उनको भी क्या ये फैसिलिटी दे देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से सियासी बयानात जो है वो जेलों से जारी करें, उनकी ट्वीट हो, उनके आर्टिकल्स जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर छपें, और उनको ये आज़ादी दे दी जाए कि वो बाकायदा बाहर जो है जो भी उनका मामला था उसको उसके ऊपर वो एक कैंपेन जो है वो चलाएं। अगर ये बात इमरान खान साहब के लिए दुरुस्त है तो ये बाकी जो जितने कैदी हैं उनके लिए भी दुरुस्त होनी चाहिए। मरियम बीबी और कैद में ये थी, मरियम बीबी कैद में थी तो हमने उनका इंटरव्यू किया। मेरे साथ एजाज सैयद साहब थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और कोई मेरा ख्याल वो 21 मिनट्स का इंटरव्यू था जो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद जो इंटरनेशनल इदारे थे उन्होंने पब्लिश भी किया, हमारे अपने फोरम्स ने भी उन्हें नशर किया, और उसमें अच्छी खासी सख्त बातें थी। एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की के ऊपर बहुत अच्छी खासी कड़ी तनकीद थी। ख्वाजा साद रफीक पे बेशुमार हमने स्टोरीज की। सलमान रफीक साहब जेल में थे तो हम उन्हें जेल नैब में हिरासत में मिलने चले गए, और अगले दिन दुनिया अखबार ने पूरा उन पे कुछ 4 कॉलमी खबर लगाई हुई थी हमने। तो ये तो सर चलता रहता है, ये चीज़ों तो डिस्कशन का हिस्सा होती है, लेकिन आपका डिज़ाइन चल रहा है, उसमें पावर है, उसमें ऑपोजिशन है कोई नहीं, तो फिर आपको काहे का प्रॉब्लम है, तरद्दुद काहे का? नहीं, देखिए ये बात दुरुस्त नहीं है कि ऑपोजिशन नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन इनफेक्टिव है। एक बात, दूसरी बात आपने जो कही कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो है वो बयान, और ख्वाजा साहब का, ख्वाजा साद रफीक का और ख्वाजा सलमान रफीक साहब का बयान जो है वो आए हैं, ये इमरान खान साहब की मिसाल के ऊपर इसलिए फिट नहीं होती क्योंकि इमरान खान साहब के इंटरनेशनल जर्नल्स में आर्टिकल छपे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। ये आप मुझे बता दें अगर किसी कैदी ने आज तक किया है, और ये मुझे आप बता दें कि अदालती कार्रवाई तो आज भी जब होती है, जब उगला जाते हैं तो उसके ऊपर आप लोग बाहर स्टोरीज करते हैं, कोई आपको रोक तो नहीं सकता। बात ये है कि आप ख्वाहिश ये है कि आप अपनी सियासत जो है वो चला सकें, उधर बैठ के आप सियासी मीटिंग्स कर सकें, उधर बैठ के आप मुल्क के फैसले जो है अपनी पार्टी के थ्रू वो कर सकें। और इसके ऊपर तो खुद पीटीआई ने साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे उसके ऊपर फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि जी ये जो है पार्टी का सदर जो है वो अगर वो नाअहल हो जाए तो वो पार्टी नहीं चला सकता। इसी के ऊपर तो मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया था। तो हमारे मामले के ऊपर जो है वो पैमाना कुछ और था, अभी पैमाना जो है वो कुछ और बना दिया है। अच्छा अफनान भाई, ये मुझे बताइए कि जो सोहेल अफरीदी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई इमरान खान को लेकर, उसमें कोई डिस्कशन हुआ? और महमूद खान अचकज़ई साहब से कब मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए जो मीटिंग हुई है वजीर आजम साहब की सोहेल अफरीदी साहब के साथ, उस मीटिंग के अंदर एक अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, और एक अच्छा जो वर्किंग रिलेशनशिप सूबे में और विभाग में बिल्ड करने के ऊपर बातचीत हुई है, और जो मसाइल हैं उनके सुने गए हैं, और वजीर आजम साहब ने माजी में भी उनके मसाइल हल किए हैं और वो आइंदा भी करेंगे। हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम कोई ज़द और अना को लेके बैठ जाएं। इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो अदलिया के हाथ में है। अदालतें फैसले करती हैं, अदालतों ने फैसले किए हुए हैं, और वो वही उधर से ही मामलात जो है वो रिजॉल्व इनको चाहिए कि करें। हमने हमेशा इनकी फैमिली की मुलाकातें हुई हैं, इनकी जजों इनकी सॉरी वकीलों की मुलाकातें हुई हैं, और इनकी इवन इनके सियासी लोगों की मुलाकातें भी चलती रही हैं। ये मामला तो खुद इमरान खान साहब की कंडक्ट की वजह से खराब हुआ है, हमारे वजह से बिल्कुल नहीं हुआ। और बहुत दोनों शुक्रिया जी। पॉलिटिकल पार्टी सेनेटर अफनानुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े सीनियर। रऊफ भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रऊफ भाई, एक तो मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें समझनी है, लेकिन इसमें थोड़ा बैकग्राउंडर के तौर पर, जैसे आप अक्सर डाटा भी कोट करते रहते हैं, आप भारत का देखें 2023 में एशिया कप के लिए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार जब किया था तो आईसीसी ने उस पर कोई एक्शन ना लिया, कुछ भी ना हुआ था। फिर इंडिया ने 2023 में एशिया कप टूर्नामेंट के लोगों से पाकिस्तान हटा दिया था, उस पर भी आईसीसी ने कोई एक्शन किसी तरह का ना लिया।
फिर भारत ने जो है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो भारतीय अंपायर्स और कमेंटेटर्स थे उन्हें पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। इस पे भी आईसीसी का रवैया कुछ भी नहीं, उसने कोई एक्शन ही ना लिया। फिर इसी तरह भारत में होने वाला 2025 के जो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो था उसे पाकिस्तान का नाम उसमें से हटा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेज़बान था, तो वो भी आईसीसी ने कुछ ना होने दिया, कुछ किया ही ना उसने। फिर एशिया कप 25 की अगर बात करें तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से इनकार कर दिया था हाथ मिलाने से। नजम सेठी साहब जब इंडिया टुडे को उधर निखिल साहब को इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां भी उन्होंने कहा कि कर्टसी हमने क्या एक्सटेंड करनी है, आप तो हाथ तक नहीं मिलाते। और फिर उन्होंने बॉम्बे जब गए अपने सारे वाकयात भी शेयर किए। तो अभी आपको ये मामला किस स्टेज पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो डिस्कशन है वो हो रहा है कि बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल भी रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंफॉर्मेशन कहां खड़ी है, क्या गाइड मजीद कर सकती हैं रऊफ भाई? देखिए, बेसिकली तो इसका एंड यही होगा कि आपको नेगोशिएशन के टेबल पे बैठना पड़ेगा और आपको मुज़ाकरात से ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी सुना यही है कि जो इमरान ख्वाजा हैं, सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के जो हेड हैं, जी। और वो बड़े एक फेमस लॉयर भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वो डिप्टी चेयरमैन भी है, जय शाह को असिस्ट करते हैं वहाँ पे। तो वो मीडियाकर का रोल अदा कर रहे हैं और वो नेगोशिएशन चल रही है उनकी पाकिस्तान के साथ भी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ भी। तो जहाँ तक आपने बात किया, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की है कि क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार इंडिया की तरफ से हो रहा था और ये जो लिमिट्स थी वो एक्सीड कर चुकी थी बहुत ज्यादा। तो उस पर फिर पाकिस्तान पहले तो वेट करता रहा कि जो बाकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशंस है क्रिकेट की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड वगैरह, ये कोई अपना इनपुट डाले और ये चैलेंज करे जो इंडियन सुप्रीमेसी है उसको। मगर जब सबने खामोशी इख्तियार की तो जो इंडिया की हठधर्मी थी और जो इंडिया का जो रवैया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में डिक्टेट करने का, वो हद से ज्यादा एक्सीड कर गया था। और पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि किसी भी एक क्रिकेट नेशन कंट्री या टेस्ट नेशन कंट्री है और जो फुल एग्जीक्यूटिव मेंबर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, उसको निकाल दिया गया हो किसी इवेंट से। तो उसमें फिर पाकिस्तान के पास जो एक इखलाकी तौर पे एक ऐसी चीज थी जिसपे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ, जो कि कोई दूसरा कंट्री कर नहीं सका। तो पाकिस्तान तो अपने उसूली मौकफ पे खड़ा, और अगर अब कोई बातचीत होती है लेन देन की तो उसमें पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी होगा। क्योंकि पाकिस्तान जब अपना मामला रखेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में, तो उसमें तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसपे इंडिया से आप अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं वहां पे। तो आप देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। आपके ख्याल में, आपके तजर्बे की रोशनी में, वो मिडिल ग्राउंड जो सेट होने जा रही है वो क्या हो सकती है? पॉसिबली नजम साहब ने तो बात करते हुए बताया कि भाई आप वापस बुलाएं बांग्लादेश को। तो एंकर ने कहा जी वापस आप कैसे बुला सकते हैं? उस वक्त तो जब वो रिकॉर्ड हुआ है इंटरव्यू तो उन्होंने कहा 3 दिन तो रह गए, तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट तो किसी वक्त भी आ सकती है, आप बुलाएं, कोई भी लेट तो हो नहीं सकता, ये किसी भी वक्त फैसला लिया जा सकता है इस पर। आपके ख्याल में ये मिडिल ग्राउंड जो सेट हो सकती है पॉसिबली, ये क्या हो सकती है? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो बीसीसीआई और आईसीसी है वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे जा चुके हैं और पाकिस्तान का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, और पाकिस्तान जो अपनी शरायत है उसको बड़े बेहतर तरीके से मनवा सकता है। अच्छा रूफ और भाई, ये भी हो सकता है कि दोबारा रूफ भाई इसमें ऐड कर दीजिए, जो हमारे देखने वाले हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं खासतौर पे, अगर आप ये बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी बैकफुट पे गया है, तो आपके सामने कौन से वो सामने उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या दलाइल हैं इस बेस को लेकर कि देखने वाले सुनने वाले जो हैं वो समझ सकें कि किन बुनियादों पे आप ये बात कर रहे हैं कि वो बैकफुट पे गए हैं? देखिए, आपको बेसिकली जो आप असल में इशू ये है कि जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप जब चीजें देखते हैं अपने सराउंडिंग में, जो क्रिकेट कम्युनिटी है हमारी, उसमें क्या हिलचल है और किसकी फेवर में बातें चल रही हैं और किसकी अगेंस्ट जा रही हैं। तो आप देखें कि जो ओवरऑल पूरी क्रिकेट कम्युनिटी है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के खिलाफ है और बीसीसीआई के खिलाफ। आप देखें नासिर हुसैन और जो माइक अथर्टन है वो बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले माइक अथर्टन का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अपने पाकिस्तान और इंडिया जो अपने अगर पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो जाकर और उनको यूएनओ में सॉल्व करे। ये जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है ये इसलिए नहीं है कि वहां पर आप पॉलिटिकल इश्यूज आप उसमें क्रिकेट को खराब करना शुरू कर दे। फिर
नासिर हुसैन का कल स्टेटमेंट आया पूरी दुनिया के सामने, जिससे इंडियन क्रिकेट को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश को निकाला बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है, जो खुद एक्सरसाइज कर चुका, जो प्रेसिडेंट एक दफा खुद इंडियन क्रिकेट टीम सेट कर चुकी है। और उन्होंने फिर एक क्वेश्चन भी पूछा कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम किसी दूसरे कंट्री में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट उसको इजाजत नहीं देती अपनी टीम को वहां पे भेजने की, क्या आईसीसी में इतनी पावर है कि वो उनको इंडिया के टूर्नामेंट से एग्जिट करवा सकती है और उनको निकाल सकती है, जिस तरह बांग्लादेश को निकाला गया? तो ये चीजें होती है जो आपके ऊपर, जब आपकी कम्युनिटी से प्रेशर पुट होना शुरू होता है, फिर पूरा पाकिस्तान का ब्लॉक उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो बहुत ज्यादा वो इस पे अंडर द कारपेट जा चुके हैं कि हम अब क्या करें, क्योंकि जो उन्होंने इनके साथ साइन किए हुए थे मुआहदे अपने ब्रॉडकास्टर्स ने, उसमें तो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस थे। तो और अगर वो मैच नहीं होता, एक आपको पता है कि मैच में 45,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये सिर्फ मैं व्हाइट मनी की बात कर रहा हूँ, जो ब्लैक मनी क्रिकेट में जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इससे कहीं गुना ज्यादा है। आखिरी बात रऊफ भाई, इसमें मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा था कि मिडिल ग्राउंड में अगर 1-2 फैक्टर्स आप बता दें कि वो क्या बात हो सकती है जो मिडिल ग्राउंड के तौर पर फिक्स हो जाए और ये मैच जो है शेड्यूल हो उसी तरह और खेला भी जा सके। ये पॉसिबिलिटी है और पाकिस्तान खैर तो इनकार तो कर चुका है, लेकिन वो ग्राउंड सारे यही जानना चाह रहे हैं कि वो क्या ग्राउंड होगी जिस पे निगोशिएट हो सकता है पॉसिबली। देखिए, उसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर तो किसी भी सूरत में बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन न्यूट्रल वैल्यू पे यकीनी बनाई जा सकती है तो ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उनको जितना उनका वो नुकसान हुआ उसकी बद में उनको एक्स्ट्रा पैसे वहां पे दिए जाए। और फिर जो रेवेन्यू में शेयरिंग मिलती है पाकिस्तान को, इंडिया से बहुत कम मिलती है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी कम मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान इंडिया का मैच करता है, मगर शेयरिंग में पाकिस्तान को हिस्सा कम मिलता है, उसमें भी पाकिस्तान इजाफा करवा सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।